हेलो एवरीवन। भारतीय इतिहास के अपने लास्ट क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी शोषणकारी नीतियों के तहत सबसे पहले यहाँ के किसानों का शोषण करना शुरू किया और अलग अलग नीतियों के द्वारा, जैसे कि ज़मींदारी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, महालवाड़ी व्यवस्था थी, इसके द्वारा उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स किसानों से इकट्ठे करने की कोशिश की और उनका शोषण किया। ठीक है, इसी दौरान भारत में अलग अलग क्षेत्रों में कई विद्रोह होने शुरू हो चुके थे। इसी क्रम में जब भारतीय लोग अंग्रेज़ों के शोषणकारी नीतियों से परेशान हो चुके थे, तो आगे चल कर के सन 1857 में एक बड़ी क्रांति होती है जिसको कि हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। यह एक हिंसक क्रांति थी। ठीक है, अब इस क्रांति के पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इसको हम लेकर के चलते हैं। ठीक है, देखिए, ब्रिटिशर जो है वो भारत में आना शुरू हुए और सबसे पहले आपको पता है कि एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। धीरे धीरे ये कंपनी जो है वो अपने शेयर धारकों को उचित लाभ न दे सका। उसी की वजह से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल, वायसराय की नियुक्ति की जाने लगी थी। इन सभी की नियुक्तियों से भारत में एक सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और इसी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए अब यहाँ पर सेना की आवश्यकता भी थी। ठीक, सेना की आवश्यकता की पूर्ति जो है वो अंग्रेज शुरुआत में तो अपने देश से करते हैं, लेकिन उनको पता है कि भारत जैसे इतने बड़े भूभाग पर नियंत्रण रखने के लिए और अधिकार करने के लिए उनके देश की मुट्ठी भर सेना तो यहाँ पे काम नहीं कर सकती थी। ठीक, इसी वजह से इन्होंने क्या किया, भारतीयों को ही सेना में नौकरी देना शुरू कर दिया, अलग अलग विभागों में नौकरी देना शुरू कर दिया और इस तरीके से एक बहुत बड़ी सेना भारतीयों के द्वारा ही निर्मित की गई थी। ठीक है, ऐसे भारतीय जो अंग्रेजी सेवा में, मतलब अंग्रेजी शासन के अधीन काम कर रहे थे सैनिक के रूप में। ठीक, ऐसी एक बहुत बड़ी सेना जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। ठीक, भारतीय लोगों से, भारतीय सैनिकों से निर्मित एक बहुत बड़ी सेना अंग्रेजों के अधीन काम कर रही थी। ठीक, अब इसी सैनिक में इन्हीं सैनिकों को अलग अलग एरिया में डिप्लॉय किया गया था, अलग अलग एरिया में कंट्रोल करने के लिए उनकी सैनिक टुकड़ी रखी गई थी। और यहीं पर एक घटना होती है 1857 की घटना, जिसको कि हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। हम अगर इसकी शुरुआत देखें कि भारत में यह क्रांति क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई और इसके परिणाम क्या क्या थे। ठीक, तो हम इस क्रांति के बारे में, क्योंकि ये भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें जाननी जरूरी है, जैसे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इस क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी, या ये क्रांति क्यों घटित हुई। ठीक, उसके बाद में इस क्रांति को शुरू करने वाले तात्कालिक कारण कौन से थे। वैसे इसके बारे में आप बचपन में थोड़ा बहुत सोशल साइंस की किताबों में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसको स्ट्रक्चर्ड वे में देखेंगे कि इसके तात्कालिक कारण क्या थे, क्यों अचानक से यह क्रांति भड़क उठी थी। ठीक, इस क्रांति को कैसे अंजाम दिया गया, कौन कौन से मुख्य व्यक्ति थे और इस क्रांति के परिणाम क्या हुए। ठीक, इन कुछ आधारों पर हम 1857 की क्रांति को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि अंग्रेज जो है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए एक फौज, एक पूरी सैन्य टुकड़ी चाहते थे, लेकिन इसकी पूर्ति केवल ब्रिटेन की सैन्य शक्ति से नहीं की जा सकती थी। इसीलिए इन्होंने भारतीय लोगों को भी सेना में नियुक्ति करना शुरू किया। ठीक, और यहाँ पे जो 1857 की क्रांति हुई है, ये क्रांति मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो किन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो इन्हीं सैनिक टुकड़ियों में से एक टुकड़ी थी जो कि बैरकपुर छावनी, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। इसी बैरकपुर छावनी से ये जो सैनिक टुकड़ी है, इसने यह विद्रोह की शुरुआत की थी। अब पूरी की पूरी सैनिक टुकड़ी तो एक साथ विद्रोह में नहीं कूद पड़ी थी,
इनमें से एक व्यक्ति थे मंगल पांडे। इन्हीं के द्वारा ही इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो बंगाल से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, बैरकपुर छावनी से। ठीक है, अब हम इस स्टोरी को प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से देखना शुरू करते हैं। देखिए, बंगाल में एक जगह था जो वर्तमान पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे एक जगह था बैरकपुर। बैरकपुर में अंग्रेजों ने अपनी एक बटालियन, एक सैन्य टुकड़ी को डिप्लॉय करके या वहाँ पे उनको रखा हुआ था। ठीक, एक पूरी सैनिक टुकड़ी थी जिसको कहा जाता था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। एक एक करके इसको देखते हैं और हर एक चीज़, हर एक पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले बंगाल में, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र की बात हो रही है। बंगाल में एक सैनिक टुकड़ी तैनात थी जिसका नाम है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री चौंतीसवीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, और सैन्य टुकड़ी के लिए एक शब्द यूज किया जाता है रेजिमेंट, तो इसको हम कह सकते हैं कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। यहीं पे इस बटालियन में, इस रेजिमेंट में एक व्यक्ति भी तैनात थे। इनका नाम था मंगल पांडे। इसी इन्फेंट्री में एक व्यक्ति सैनिक के रूप में तैनात थे, इनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे, जैसे कि इनके नाम से स्पष्ट है कि ये एक हिंदू ब्राह्मण थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इनको एक ऐसी सूचना मिलती है जिससे नाराज होकर के इन्होंने अपने 2 उच्च अधिकारियों की हत्या कर दी थी। अब वो न्यूज़ क्या था और किसकी हत्या की गई है इसको देखते हैं। किसकी हत्या की थी, तो एक व्यक्ति थे, इनका नाम था लेफ्टिनेंट बाज और एक का नाम था लेफ्टिनेंट ह्यूज। ठीक, इन्होंने अपने 2 सैन्य अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब ये हत्या क्यों की गई थी, तो इसके पीछे सबसे प्रमुख कारण क्या था? इसके पीछे प्रमुख कारण क्या था? इसके पीछे कारण था, इनको जो बंदूकें दी गई थी उनको चेंज करके एक नई बंदूक इनको थमाई गई। इसका नाम था एनफील्ड राइफल। इनकी जो पुरानी बंदूक थी इनका नाम था ब्राउन बेस। ये ओल्ड राइफल थी। इसकी जगह पर इनको नई गन दी गई, इसका नाम था एनफील्ड राइफल। ये नई बंदूक थी। इस एनफील्ड राइफल में जो गोलियां भरी जाती थी, ठीक, जो कारतूस यहाँ पे यूज होते थे, इसमें यूज होने वाले कारतूस, इसमें जो कारतूस यूज होता था, इसमें ऐसी एक न्यूज़ फैल गई थी कि इसमें जो कारतूस यूज होता है, इसमें 2 जानवरों की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, एक है गाय की चर्बी और एक है सूअर की चर्बी। ठीक, ये जो कारतूस होते हैं इसमें नमी न पहुंच जाए या उनमें जंग न लगे, इसी वजह से इनको इन कारतूसों को गाय और सूअर की चर्बी से इनको लेमिनेट करके इसको सुरक्षित रखा जाता था, ताकि ये नमी से बचे रहें और जब भी इनको फायर किया जाए ये उसी क्षमता से, उसी कह सकते हैं कि प्रभावशीलता से फायर हो सकें। ठीक है, तो इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिनको कि इन कारतूसों को गन में लोड करने से पहले इनको छीलना पड़ता था, और इनको ये कारतूस में जो लेयर लगी हुई थी वो इतने मजबूत होते थे कि वो हाथ से नहीं छीले जाते थे, उनको मुंह से या दांतों से उनको छीलना पड़ता था। और यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि गाय जो है वो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र जीव है, जिसकी हत्या निषेध है, और इसका जो मीट है वो कह सकते हैं कि
हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम देने वाला माना जाता है। ठीक है, तो गाय जो है वो हिंदुओं के लिए पवित्र जीव है, और सूअर जो है वो मुस्लिम धर्म में इसको सबसे अपवित्र जीव माना जाता है। इसका नाम लेने से भी कह सकते हैं कि उनका मुंह खराब हो गया, ऐसा माना जाता है। तो गाय और सूअर दो ऐसे जीव थे जिनमें से गाय जो है वो हिंदुओं के लिए पवित्र था, सूअर जो है वो इनका नाम लेना भी मुस्लिम धर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। तो इनकी चर्बी को मुंह में रखना भी कितना अपवित्र होने योग्य माना जाएगा। ठीक है, तो गाय और सूअर की चर्बी ये ऐसी थी जिसमें गाय की चर्बी की वजह से हिंदू धर्म जो है नाराज होने लगे, हिंदू धर्म के जो सैनिक थे वो नाराज होने लगे, और सूअर की चर्बी की वजह से मुस्लिम धर्म के जो सैनिक थे ये नाराज होने लगे। ठीक है, ये जो नाराजगी थी धीरे धीरे इनके दिमाग में इतनी बैठ गई और इतना इनके दिमाग में विद्रोह की भावना आ गई कि आगे चल करके मंगल पांडे नाम के जो व्यक्ति हैं इन्होंने अपने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी। ठीक है, इसलिए क्योंकि इनको जानबूझ करके ऐसे कारतूस दिए जा रहे थे जिनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। ठीक, तो मंगल पांडे ने जैसे ही अपने 2 सैन्य अधिकारियों की हत्या की, पूरी की पूरी रेजिमेंट में उत्साह की लहर दौड़ गई और सभी इन चीज़ों से खफा थे, सभी के सभी इन गतिविधियों से गुस्सा तो थे, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था इसका विरोध करने का। मंगल पांडे ने जो विरोध स्वरूप अपने 2 अधिकारियों की हत्या की, उसके बाद पूरी की पूरी रेजिमेंट में एक उत्साह की लहर दौड़ गई और हर कोई अपना जो है अपना कह सकते हैं कि विद्रोह प्रदर्शित करने के लिए तैयार हो गया था। इन्होंने मंगल पांडे के नेतृत्व में क्या किया, एक विद्रोह प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, जिसमें इन्होंने अपने कई सैन्य अधिकारियों की, जो अंग्रेज अधिकारी थे, इनकी हत्या करनी शुरू कर दी। अब यहीं पे आगे चल करके मंगल पांडे को पकड़ करके फांसी दे दी जाती है। ठीक है, किसी तरीके से मंगल पांडे को पकड़ के फांसी दी जाती है। और अब यहीं पे हमारे लिए कुछ डेट महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि ये जो गन बांटे गए थे ये कब बांटे गए थे, सबसे पहला जो विद्रोह था ये कब शुरू हुआ था, कौन सी छावनी थी, किस डेट में मंगल पांडे को फांसी दी गई, इनके तिथि या डेट एक एक करके हमको देखने जरूरी है। ठीक, अब सबसे पहली चीज, ये जो गन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था मैं, एनफील्ड राइफल, इसकी शुरुआत हो जाती है दिसंबर 1856 दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल का वितरण प्रारंभ हो गया था। एनफील्ड राइफल सैनिकों को देना शुरू किया गया था। ठीक, बाद में सैनिकों के बीच में ये अफवाह फैल जाती है कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी। अब ये कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में कोई भी पुष्टि नहीं मिलती है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि भारतीय मौसम को देखते हुए इन्होंने ज़रूर इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई होगी, क्योंकि ये जो चर्बी था ये कारतूस को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखने में काम आता था। ठीक है, और इसी के विरोध में 29 मार्च 1857 इस दिन क्या किया था, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने 2 सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी। क्या, लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज, सैन्य अधिकारियों की हत्या किसने की थी? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी 29 मार्च 1857 को। इसके बाद में कुछ खबरी थे जो कि मंगल पांडे यहाँ पे हत्या करके भाग चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मंगल पांडे के छिपे होने की सूचना दे दी अंग्रेजों को और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा 8 अप्रैल 1857 के दिन मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। मंगल पांडे को फांसी, ठीक है, इस दिन मंगल पांडे को यहाँ पे फांसी दे दी गई। इसके बाद में बाकी जितने भी इनके सैन्य कर्मी थे, मंगल पांडे के जितने भी मित्र थे सेना में या कलीग्स थे, जो भी सैनिक थे, इन्होंने क्या किया, एक दिन निश्चित किया
ये दिन निश्चित किया गया था 31 मई का, सॉरी 31 अप्रैल का, 31 अप्रैल 1857। यह तिथि निश्चित की गई थी देश भर में विद्रोह करने के लिए। सैनिकों द्वारा विद्रोह की तिथि निश्चित। इन्होंने आपस में प्लान बना करके एक डेट कंफर्म कर लिया था कि इस डेट में सारे के सारे जितने भी सैनिक हैं वो हथियार उठा करके और विद्रोह प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो 31 अप्रैल 1857 को डेट फिक्स किया गया था, सैनिकों द्वारा विद्रोह की तिथि निश्चित की गई थी। इसके बाद में 10 मई 1857, 10 मई 1857 इस दिन जो छावनी थी, बैरकपुर छावनी, यहाँ से विद्रोह भड़कते हुए मेरठ, मेरठ कहाँ पे है? यूपी में। मेरठ छावनी में विद्रोह प्रारंभ हो गया। विद्रोह का प्रारंभ हुआ था पश्चिम बंगाल से या उस समय के बंगाल से। विद्रोह 10 मई 1857 को फैल गया कहाँ? मेरठ छावनी तक। मेरठ यूपी में है। मेरठ छावनी में विद्रोह प्रारंभ। और इसी दिन को हम ऑफिशियली मानते हैं कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 1857 की क्रांति किस तिथि से प्रारंभ हुई है तो याद रखिएगा एक दिन 10 मई 1857। और इसी के बाद में ये सभी के सभी सैनिक, इनको एक लीडर तो चाहिए ना। अभी इन्होंने कोई भी लीडर अपना निश्चित नहीं किया था। इन्होंने 12 मई 1857 को दिल्ली में उस समय मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बैठे हुए थे। इनका नाम था बहादुर शाह जफर। इन्होंने, इन सैनिकों ने क्या किया? दिल्ली की तरफ मूव किया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। साथ ही बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। ठीक है, पूछा जाए कि 1857 की विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे तो बहादुर शाह जफर। ये कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह थे। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, इनको विद्रोह का नेता घोषित किया गया। ठीक, और इस विद्रोह में कौन कौन शामिल थे? तो सबसे पहले तो हमने देखा कि सिपाहियों ने यह विद्रोह प्रारंभ किया। ठीक, सिपाही तो इस पूरे विद्रोह में रहेंगे ही। साथ ही बहादुर शाह जफर इस विद्रोह में शामिल हो गए। इसके अलावा जितने भी लोकल राजा या जमींदार थे उन्होंने भी इस विद्रोह का समर्थन किया और इस विद्रोह में साथ दिया। ठीक है, और इसीलिए इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर लोग इससे जुड़ते चले गए कि इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसको कहा जाता है। हालांकि यह एक सिपाही विद्रोह था लेकिन इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी मैं वापस से एक बार समराइज कर देता हूँ, फिर आगे चल करके हम इसकी कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करेंगे। 1856 का समय है। बंगाल वाले एरिया में जो सैनिक टुकड़ी तैनात थी इसका नाम था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। यहाँ पे एक व्यक्ति, असल में यहाँ इस रेजिमेंट में एक नया गन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका नाम था एनफील्ड राइफल। इनकी जो पुरानी बंदूक थी उसका नाम था ब्राउन बेस, और इसकी जगह पर एक नया राइफल जो ज़्यादा एफिशिएंट था, ज़्यादा पावरफुल था, एनफील्ड राइफल, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सैनिकों के लिए। उसके बाद में ये अफवाह उड़ी हुई थी कि इस राइफल में जो कारतूस यूज़ होती है, जो गोली यूज़ की जाती है, उसको यूज़ करने से पहले उसमें एक लेयर होती है, उसको मुंह से छीलना पड़ता है। और उस लेयर में वो जो सेफ्टी लेयर उसमें लगाई गई है
उस लेयर को बनाया गया है चर्बी से, जिसमें कि गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। अब क्योंकि इस समय सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों प्रकार के व्यक्ति शामिल थे, ठीक है, दोनों प्रकार के लोग यहाँ पे सेना में भर्ती किए गए थे, इसीलिए हिंदुओं में गाय की चर्बी की वजह से और मुसलमानों में सूअर की चर्बी की वजह से असंतोष फैल जाता है, गुस्सा फैल जाता है। और इन्हीं में से एक व्यक्ति थे मंगल पांडे। इन्होंने अपने 2 उच्च अधिकारियों की हत्या कर दी 29 मार्च 1857 को। आगे चल करके मंगल पांडे पकड़े जाते हैं और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। उसके बाद में इनके जो भी सैनिक मित्र थे, इन्होंने मिल करके एक तिथि निश्चित की थी 31 अप्रैल। 31 अप्रैल 1857 को सभी ने मिल करके विद्रोह प्रारंभ कर दिया बंगाल में। और ये जो विद्रोह था वो धीरे धीरे करके फैलते हुए मेरठ मतलब यूपी तक फैल गया और 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी में विद्रोह प्रारंभ हो गया। ये जो मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुए, ये इतने बड़े स्तर पर था कि इसी दिन को हम याद रखते हैं 1857 की क्रांति के प्रारंभ के रूप में, ठीक है। और हम अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 1857 की क्रांति किस तिथि से प्रारंभ हुई थी, तो हमें कौन सा आंसर टिक करना है? 10 मई 1857, ठीक। इस तिथि को ही 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद में इस क्रांति की शुरुआत के बाद में इनको एक लीडर चाहिए था। लीडर उस समय कोई भी ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं था जिसको कि पूरे देश के लोग जानते हों, सिवाय एक व्यक्ति के, जो कि मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह उस समय दिल्ली पर शासन कर रहे थे, तो सारे के सारे सैनिक दिल्ली की ओर चले जाते हैं और वहां जाकर के दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमको इस युद्ध, इस पूरे क्रांति में लीड कीजिए, और बहादुर शाह जफर भी मान जाते हैं। उन्होंने इस क्रांति को लीड किया और इसी वजह से इसे 1857 की क्रांति का नेता भी कहा जाता है। इस विद्रोह में बहुत सारे वर्ग, समाज के बहुत सारे वर्ग ने भाग लिया। एक तो सिपाही स्वयं थे, दूसरी तरफ राजा मतलब बहादुर शाह जफर शामिल हो गए। इसके अलावा इन्होंने जितने लोगों को जमींदारी वगैरह दी हुई थी, वो सारे जमींदार वगैरह भी इनके साथ हो गए। तो इसको कहा जाता है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है, जिसमें इतने बड़े स्तर पर लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। अब हम ये देखें कि 1857 की क्रांति के जो तात्कालिक कारण है उसकी चर्चा तो आपने कर ली, ठीक है। उसके तात्कालिक कारण क्या रहे? कारतूस पर लगी हुई गाय और सूअर की चर्बी। तात्कालिक कारण क्या थे? गाय और सूअर की चर्बी जो कि उनके कारतूस में लगी हुई थी, ठीक है। शुरुआत में तो सैनिकों ने मना किया कि हमें ये कारतूस यूज नहीं करना है, लेकिन अंग्रेजों के दबाव की वजह से उन्हें ये कारतूस यूज करने पड़े। धीरे धीरे उनके मन में गुस्सा इतना भरने लगा था कि आगे चल करके मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी। तो तात्कालिक कारण के रूप में अगर देखा जाए तो गाय और सूअर की चर्बी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके मन में गुस्सा एकाएक भड़क उठा और उसी एक गुस्से की वजह से उन्होंने इतना बड़ा विद्रोह प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों की ऐसी कई गलतियां थी जिनकी वजह से धीरे धीरे सभी लोगों के मन में उनके प्रति नफरत बैठने लगी थी, ठीक है। तो लंबे समय में एक बहुत सारे कारणों की एक श्रृंखला है जिसकी वजह से ये विद्रोह जो है वो इतने बड़े स्तर पर फैल सका, ठीक। अब इसमें हम एक एक करके देखें कि कौन कौन से कारण थे। प्रमुख कारणों की अगर चर्चा करें तो इसमें कई प्रकार के कारण थे, जैसे कि कुछ राजनीतिक कारण भी थे, कुछ धार्मिक कारण भी थे, कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ सैन्य संबंधी कारण थे और तात्कालिक कारण तो आपको पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि राजनीतिक कारण क्या थे। इन कारणों में राजनीतिक कारण कौन कौन से थे? तो सबसे पहले ही आपको पता है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने बहुत सारे राज्यों के साथ में सहायक संधि लागू कर ली थी। सहायक संधि की वजह से कई सारे राजा अंग्रेजों से गुस्सा थे, ठीक है। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति से भी लोगों में असंतोष था। राजा जो है वो अपना क्षेत्र, अपना राज्य वापस पाना चाहते थे। इसके अलावा आपको पता है कि कुछ राजा ऐसे थे जिनको कि पेंशन दे करके अलग अलग स्थानों पर भेज दिया गया था और आगे चल करके यही पेंशन को समाप्त कर दिया जाता है। तो पेंशन
समाप्त करना, इसके बारे में मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति को ये क्या करते थे, उसके राज्य से बाहर भेजने के लिए उनको पेंशन दे करके और किसी दूसरे लोकेशन में शिफ्ट कर देते थे, ताकि लोग उनसे उतना अटैचमेंट न रख पाएँ। जो व्यक्ति रोज़ उनको सामने देख रहे हैं तब ज़्यादा अटैचमेंट फील होता है, अदरवाइज़ बहुत दिन तक उनसे दूर रहेंगे, 2 साल 4 साल, तो वैसे ही भूल जाएंगे कि ये मतलब ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि हमारा राजा था, इनसे हमें बहुत लगाव है, ऐसी भावना उनके अंदर ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो पेंशन दे करके इनको कहीं कहीं भेज दिया जाता था। ठीक है, तो ये पेंशन भी समाप्त कर दी गई। ठीक, ये तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि राजनीति से संबंधित हैं। अब अगर देखें कि सबसे पहले यहाँ पे राजनीति के अलावा धार्मिक कारण भी हैं। धार्मिक कारण क्या क्या थे? इस दौरान आपको पता है कि जैसे ही ब्रिटिशर्स भारत में आए, इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार शुरू कर दिया। तो ईसाई धर्म का प्रचार यहाँ पे इस विद्रोह के पृष्ठभूमि में एक कारण के रूप में माना जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो हिंदू थे या दूसरे धर्म से संबंधित लोग थे, उनके धर्म में कुछ ऐसी मान्यताएं प्रचलित थी, कुछ ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी जो कि अंग्रेज समझते थे कि इनको अब लागू नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अनेक धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था इन्होंने। धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध कुछ लिख लेते हैं। कुछ धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध, सभी पर तो प्रतिबंध नहीं लगाए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनको कि अंग्रेज समझते थे कि ये ठीक एक्टिविटी नहीं है, इनको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ धार्मिक प्रथाओं पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, जैसे कि सती प्रथा हो गया, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह, जैसे कि विधवाओं को का विवाह नहीं किया जाता था, बाल हत्या था, बलि प्रथा था। ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ थे जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से देखा जाए तो वाकई में ये कुरीतियाँ थी, इनको दूर किया जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन्हें बलपूर्वक या फिर अपनी मनमर्जी से बिना लोगों की सहमति लिए इन पर हस्तक्षेप करना शुरू किया था, इसीलिए लोगों की धार्मिक भावनाएं भी आहत हो चुकी थी। ठीक, इसके अलावा कुछ सामाजिक कारण हैं। सामाजिक कारण, सामाजिक कारणों में जैसे कि मैंने चर्चा किया कि कुछ ऐसी प्रथाएं थी, सती प्रथा, नरबली प्रथा, दास प्रथा, इन सभी का अंत कर दिया था अंग्रेजों ने, इसीलिए भी नाराज़गी थी लोगों को। ठीक, इसके अलावा इन्होंने विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ करवा दिया। विधवा पुनर्विवाह, अब इन चीज़ों को, इन कारणों को आप आज के हिसाब से तुलना नहीं करेंगे, इन्हें आप तुलना कीजिए 1857, मतलब आज से लगभग 150 साल पहले के उस समय की सामाजिक गतिविधियों के हिसाब से। ठीक है, तो उस समय का समाज कैसा था? उस समय का समाज तो आपको पता है रूढ़िवादी समाज था, विधवाओं का विवाह अच्छा नहीं माना जाता था, और अंग्रेजों ने आकर के यहाँ पे विधवा पुनर्विवाह प्रचलित करवा दिया। इससे भी लोगों में नाराज़गी फैलने लगी थी। इसके अलावा यहाँ पे अंग्रेजी में शिक्षा का व्यवस्था की गई थी, अंग्रेजी शिक्षा। इससे भी लोग नाराज़ थे कि उनकी जो मूल मातृभाषा है इसको दरकिनार करके अंग्रेजी यहाँ पे उनके ऊपर थोपी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे रंग भेद नीति, ये तो सबसे बड़ा कारण कह सकते हैं। रंग भेद नीति, वो ब्लैक्स को या ब्राउन्स को कुछ समझते नहीं थे। ठीक है, वाइट्स मतलब सर्वोच्च होते थे। तो ये कुछ सामाजिक कारण थे। इसके अलावा तत्कालिक कारण हम आगे देख चुके हैं। तत्कालिक कारण क्या थे? तत्कालिक कारण थे चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस, और सबसे बड़ा कारण क्या बनता है? मंगल पांडे की फांसी। मंगल पांडे की फांसी, जिसके वजह से पूरी की पूरी सेना भड़क उठी और आगे चल करके इन्होंने विद्रोह की तिथि निश्चित करके और एक बड़े स्वरूप में विद्रोह प्रारंभ कर दिया था। हमने राजनीतिक कारण देखे, सामाजिक कारण देखे, धार्मिक कारण देखे। एक और पक्ष हो सकता है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या क्या है? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले या कल की क्लास में आपको एक चीज़ डिस्कस किया था, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति।
जिसमें कि इन्होंने स्थायी बंदोबस्त या ज़मींदारी नाम से एक प्लान शुरू किया था। इसके अलावा रैयतवाड़ी नाम से, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, ये सभी ऐसी नीतियां थी जो कि किसान या निम्न या गरीब वर्ग को निम्न वर्ग का शोषण कर रही थी। ठीक है, तो इन सभी के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा व्याप्त था और एक लंबे समय का गुस्सा जो है वो बढ़ते बढ़ते एक विद्रोह के रूप में 1857 के समय में उभर करके आया था। ठीक, इसके अलावा अगर देखें तो कुछ सैन्य कारण भी थे। सैन्य कारणों में सबसे पहला कारण ये था कि जो भारतीय सैनिक थे और अंग्रेजी सैनिक थे, इनके वेतन में असंगति थी। अंग्रेजी सेना को उसी काम के लिए अधिक वेतन मिलता था, जबकि भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। इसका रीज़न क्या था? क्योंकि ये भारतीय थे, ठीक है, ब्राउन्स थे या ब्लैक्स थे, इसी वजह से। ठीक है, तो वेतन असंगति, अंग्रेजों को अधिक और भारतीयों को कम वेतन देना। साथ ही पदोन्नति के समय या प्रमोशन के समय सबसे पहली प्राथमिकता होती थी अंग्रेजों को ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा पहले पदोन्नति या प्रमोशन मिलता था। भारतीय सैनिकों को प्रमोशन नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रीजंस थे जो कि लंबे समय में इन सभी का गुस्सा जो है वो बढ़ते बढ़ते भारतीय सैनिकों में इतना भर गया था कि 1857 की जो क्रांति थी उस समय ये पूरा का पूरा गुस्सा एक साथ फूट करके निकल गया। ठीक है, इन क्रांतियों के अलावा अब हमें ये देखना चाहिए कि इस क्रांति के समय भारत में प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के समय की क्रांति के समय भारत में सबसे पहली चीज, भारत में गवर्नर जनरल कौन था? इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। इसी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय इंग्लैंड के पीएम। ठीक है भाई, क्योंकि सारे के सारे जो महत्वपूर्ण पद है वो उन्हीं के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे, जैसे कि गवर्नर हो गए, गवर्नर जनरल हो गए, ठीक है, या भारत सचिव, अगर जो भविष्य में आएंगे भारत सचिव, तो इन सभी का पद जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कंट्रोल करते थे। इसीलिए पूछा जाता है कि इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय ये थे पाल्मस्टन। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पाल्मस्टन। ठीक, और 1857 की जो क्रांति हुई है इसमें प्रतीक चिन्ह के रूप में किस चीज़ का यूज़ किया गया था? इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल एवं रोटी। ठीक है, क्रांति में कमल एवं रोटी अगर एक साथ बांटी जा रही है, इसका मतलब है कि उनको इनवाइट किया जा रहा है क्रांति में शामिल होने के लिए, या कोई राजा अगर कमल और रोटी साथ में एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब है कि वो इस क्रांति में शामिल होना चाहते हैं या उनको इस क्रांति में उनका भी समर्थन दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से कमल और रोटी इस पूरे युद्ध क्रांति के लिए प्रतीक चिन्ह के रूप में काम कर रहा था। इसके अलावा इस क्रांति के बारे में अगर कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा करें तो अलग अलग एरिया में अलग अलग व्यक्ति जो हैं वो इस आंदोलन को आगे लेकर के चल रहे थे। जैसे कि दिल्ली में तो आपको पता है कि बहादुर शाह जफर, इन्होंने इस आंदोलन की बागडोर संभाली हुई थी। वैसे ही लखनऊ में एक बेगम हजरत महल, इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। कानपुर में तात्या टोपे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपना इस क्रांति की कमान संभाली हुई थी। ठीक है, अब हमें जो नेक्स्ट इसी 1857 की क्रांति में जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है
ये हमें देखना है कि कौन कौन से एरिया में कौन कौन व्यक्ति प्रमुख क्रांतिकारी थे। प्रमुख क्रांतिकारी एवं उनका क्षेत्र। किस एरिया में वो क्रांति कर रहे थे, किस एरिया में वो युद्ध कर रहे थे। ठीक है, तो ये लिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है और इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, CGPSC हो या CG व्यापम हो, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, तो ये पूरा लिस्ट आपको याद रहना चाहिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला दिल्ली। दिल्ली में इस पूरी क्रांति को लीड कर रहे थे या इस क्रांति के नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल बादशाह भी थे। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसके साथ में एक और व्यक्ति थे, इनका नाम था बख्त खां। ये दोनों ही दिल्ली में इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। इस क्रांति को समाप्त करने में अलग अलग अंग्रेज अधिकारियों की भी भूमिका थी। ठीक है, अलग अलग अंग्रेज अधिकारी डिप्लॉय किए गए थे। किसी भी जगह की क्रांति का दमन करने के लिए अलग अलग अंग्रेजी अधिकारियों को, सैन्य कर्मचारियों को भेजा गया था। इसी में ही दिल्ली वाला जो क्रांति चल रहा था, इसका दमन करने के लिए भेजा गया था कैप्टन हडसन को। कैप्टन हडसन, ठीक, ये हैं दमनकर्ता। ये हैं नेता। बहादुर शाह जफर ये कौन है? नेता। और ये है आपका क्षेत्र। क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली। बस ठीक है, क्षेत्र हो गया दिल्ली, नेता हो गए बहादुर शाह जफर द्वितीय और दमनकर्ता हो गए हडसन। ठीक, इसी तरीके से लखनऊ में बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। लखनऊ में दमनकर्ता जो सैन्य अधिकारी थे, इनका नाम है कैंपबेल। कैंपबेल या कैंपबेल। ठीक है, इसके अलावा कानपुर में नाना साहेब युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहेब, इस युद्ध का दमन किया था कैंपबेल ने। नेक्स्ट है ग्वालियर। ग्वालियर में थे तात्या टोपे। तात्या टोपे यहां पे युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध को दबाने वाले जो कैप्टन है, इनका नाम था जनरल ह्यूरोज। जो सैन्य अधिकारी थे, इनका नाम था जनरल ह्यूरोज। नेक्स्ट झांसी। झांसी में आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई। इनके बचपन का नाम क्या था? मनुबाई। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई, इन्होंने झांसी वाले क्षेत्र में युद्ध प्रारंभ किया था। इसका दमन करने के लिए भेजा गया था जनरल ह्यूरोज को। ठीक, इसके अलावा इलाहाबाद में युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे मौलवी लियाकत अली। इस विद्रोह का दमन कर रहे थे यहां पे इलाहाबाद में कर्नल नील। नेक्स्ट है अवध। अवध वाले क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं अहमदुल्ला।
इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे अहमदुल्ला और इसका दमन कर रहे थे कर्नल नील। नेक्स्ट है जगदीशपुर। जगदीशपुर में नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह। 80 साल के बुजुर्ग योद्धा थे, लेकिन इनके जुनून में कोई कमी नहीं थी। कुंवर सिंह यहाँ पे युद्ध का दमन करने के लिए भेजा गया था कैप्टन ली ग्रांट को। कैप्टन ली ग्रांट। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं विंसेंट आयर। विंसेंट आयर, ठीक है, इनको भी भेजा गया था। ली ग्रांट और विंसेंट आयर, इन दोनों ने जगदीशपुर में युद्ध का दमन किया था। नेक्स्ट है बरेली। बरेली में खान बहादुर खान। खान बहादुर खान ने यहाँ पे युद्ध का नेतृत्व किया था और इस युद्ध को दबाने के लिए भेजा गया था विंसेंट आयर को। ठीक है, विंसेंट आयर यहाँ पे इस युद्ध को दमन करने के लिए अपनी सैन्य टुकड़े लेकर के पहुंचे थे। इस तरीके से इस पूरे एरिया में युद्ध फैला हुआ था, मतलब हिंसा फैली हुई थी और इन हिंसाओं को समाप्त करने के लिए अपने दल बल के साथ ये जो दमन करता है ये पहुंचे हुए थे। ठीक है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, इसका दमन करने के लिए भेजा गया था हडसन को। लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, दमन करने वाले थे कैम्पबेल। कानपुर में थे नाना साहेब, इनको भी दमन करता थे कैम्पबेल। ग्वालियर में तात्या टोपे, यहाँ पे थे ह्यूरोज। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पे भी थे ह्यूरोज। इलाहाबाद में थे लियाकत अली, यहाँ पे थे कैप्टन नील। अवध में थे अहमदुल्ला, यहाँ पे भी कैप्टन नील। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, यहाँ पे थे कैप्टन ली ग्रांट और विंसेंट आयर। और बरेली में थे खान बहादुर खान, इसका भी दमन किया था विंसेंट आयर ने। ठीक, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गए जहाँ पे 1857 की क्रांति में प्रमुख रूप से विद्रोह हुए थे और उनका दमन किया गया था। ठीक है, इस युद्ध के बाद में इन्होंने अंग्रेजों ने इलाहाबाद को अपना तात्कालिक केंद्र बना लिया था, आपातकालीन केंद्र बनाया हुआ था। ठीक है, मतलब यहीं से सैन्य टुकड़ी भेजी जा रही थी बाकी के सभी एरिया में, यहीं से गोला बारूद भेजा जा रहा था बाकी के एरिया में। ठीक है, तो क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का आपातकालीन केंद्र अगर पूछा जाए तो इलाहाबाद। ठीक है, और यहीं से इलाहाबाद से ही जैसे जैसे युद्ध समाप्त होने लगा उसके बाद में वहाँ ब्रिटेन की जो रानी थी उन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं रहेगा और पूरा का पूरा शासन जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन माना जाएगा। इस घोषणा पत्र को पढ़ा भी गया था इलाहाबाद से और ये घोषणा पत्र पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक, इसके अलावा ये जो युद्ध चल रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में, इनको जब दमनकर्ताओं ने इनको समाप्त कर दिया, इसके बाद में ये युद्ध पूछा जाता है कि ये युद्ध उतना सफल क्यों नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों उस समय भारत को आज़ादी नहीं मिल पाया। ठीक, तो अगर इसकी असफलता, इस पूरी क्रांति की असफलता के कारण को अगर चर्चा करें तो 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। असफलता कहने का मतलब है कि पूरी क्रांति 1857 की जो क्रांति हुई थी पूरे अलग अलग एरिया में, इसकी असफलता के कारण क्या थे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा इतने सारे एरिया में अगर लोग शामिल हो रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं अंग्रेजों से, तो ये असफल क्यों हो गया। तो कुछ प्रमुख कारण अगर देखें तो सबसे पहली चीज थी जो मुगल बादशाह थे। मुगल बादशाह उस समय बहुत दुर्बल हो चुके थे, उनका नेतृत्व उतना प्रभावशाली नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहला है मुगल बादशाह का दुर्बल नेतृत्व।
यही आप याद कीजिए, जब 1800 आपका जब बाबर आए, अकबर थे, और जब दिल्ली सल्तनत में थे, ठीक है, खिलजी थे, उस समय कैसे ये धर्म को आपका धर्म का नारा दे करके किस तरीके से युद्ध लड़ा करते थे और पूरे सैनिकों का मनोबल बढ़ा दिया करते थे। ठीक है, वैसी सैनिक क्षमता जो है वो मुगल बादशाह में, ठीक है, बहादुर शाह जफर में देखने को नहीं मिली थी। तो यहाँ पे कमजोर नेतृत्व था। दूसरा एक प्रमुख कारण कहते हैं कि बहुत से वर्ग इस युद्ध में, इस क्रांति में शामिल नहीं थे। बहुत से वर्ग शामिल नहीं हुए। कौन कौन शामिल नहीं हुए? तो आपको पता है कि शामिल कौन हुए थे। तो सबसे पहले तो जो सैनिक थे वो शामिल हुए। इसके अलावा जो राजा थे वो शामिल हुए। राजा के साथ साथ कुछ जमींदार भी शामिल हो गए। लेकिन देश का एक बड़ा वर्ग जो कि मिडिल क्लास फैमिली होते थे वो इस युद्ध में शामिल नहीं हुए। ठीक है, तो मध्यम वर्ग इस युद्ध से अलग रहा। कृषक वर्ग अपने कमाने खाने में व्यस्त थे, वो इस युद्ध में शामिल नहीं हुए। और साथ ही जो लोग शिक्षित थे, ठीक है, वो शिक्षित लोग अंग्रेजों के पक्षधर हो चुके थे। उन्हें अंग्रेजों के साथ में एक सर्विस करने में उनको अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस युद्ध से दूरी बनाए रखी। ठीक, अन्य कारण की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे संसाधनों का अभाव था। संसाधन मतलब संसाधनों के अभाव का मतलब था उनके पास उस तरीके से धन या संपत्ति जो कि युद्ध में इन्वेस्ट किया जा सके, उस तरीके के हथियार, ये सब अवेलेबल नहीं थे। ठीक, इसके अलावा जो क्रांतिकारी थे उनमें एक उद्देश्य की कमी थी। सभी अपने अपने पर्सनल उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे। एक उद्देश्य का अभाव, समान उद्देश्य का अभाव था। सभी अपने अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे। कोई अपना पेंशन बचाने के लिए लड़ रहा था, कोई अपना छोटा सा एरिया बचाने के लिए लड़ रहा था, ठीक है, कोई अपना हड़प नीति से बचने के लिए लड़ रहा था, कोई सहायक संधि से बचने के लिए लड़ रहा था। तो सभी के अपने अपने रीजंस थे। ठीक है, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा युद्ध या पूरी की पूरी क्रांति जो है वो असफल हो गई थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 1857 की क्रांति के संबंध में चर्चा किया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे और जो प्रमुख 1857 की क्रांति से पहले और इनके बाद होने वाले छोटे छोटे विद्रोहों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।